जय हिंद। लक्ष्य द एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह जो हमारी श्रृंखला है यह सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में समान रूप से लाभकारी है ना, समान रूप से यूज़फुल है। तो चाहे वह यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम हो या वीडियो का एग्ज़ाम हो, लेखपाल, आरओ एआरओ या अदर यूपी पीसीएल, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें यह श्रृंखला जो है समान रूप से यूज़फुल है, क्योंकि इसमें हम जीरो से हाई लेवल तक की बात करेंगे, जीरो से उस लेवल तक की जिस लेवल का क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बन सकता है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यह थ्योरी की क्लास है। इसके बाद हमारी एक और क्लास आएगी जिसमें हम क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस कर रहे होंगे वन लाइनर फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, है ना। तो उससे क्या होगा, जो हम पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो जो कन्फ्यूज़न रह जाती है वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाती है और हमारा जो रिवीजन है वह बेहतर तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो जो सैंधव सभ्यता है इसका परिचय क्या है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके लिए हम सिंध सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं और इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ पिग्नट ने कहा है। पिग्नट ने कहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की क्या है, जुड़वा राजधानियाँ हैं। सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता किसने कहा, तो सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने कहा। सैंधव सभ्यता सर्वाधिक मान्य तिथि है वह है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सैंधव सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वह 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन डेटिंग है ना, C14 कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन C14 पद्धति के द्वारा यह जो तिथि है वह निर्धारित की गई है। इसमें क्या है, 2300 से 1900 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो समय है यह सिंधु घाटी सभ्यता की विकास की पराकाष्ठा का समय है। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता इस कार्यकाल में, इस कालखंड में खूब फूली फली। सैंधव सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, है ना। यह जो सभ्यता थी वह हमारी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। सैंधव सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो है वह इस प्रकार से था कि जैसे इसका विस्तार का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था। सैंधव सभ्यता का जो विस्तार था वह त्रिभुजाकार में था, है ना। यह जो इसका जो विस्तार था वह त्रिभुजाकार था। इसकी जो उत्तरी सीमा है वह मांडा जम्मू कश्मीर, सबसे उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी जो दक्षिणी सीमा है वह दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और इसकी पश्चिमी सीमा सुख्ता गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता में अब जो नगर हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें प्रमुख नगर हैं, उनमें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हम उनकी बात करते हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषता है उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन सबसे अधिक इन्हीं सब टॉपिक से बनता है कि कौन सी सभ्यता, कौन सा नगर किस नदी के किनारे विकसित हुआ और किसने उसका उत्खनन का कार्य किया और वहाँ पर जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए वह क्या हुए। क्वेश्चन इन्हीं से बनता है। तो दोस्तों, जो हड़प्पा है वहाँ से एक शंख का बैल प्राप्त हुआ है, शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है। उर्वरता की देवी की मूर्ति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से ही समाधि R37 जो कि एक कब्रिस्तान है उसकी प्राप्ति हुई है। पीतल का बना इक्का भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और साक्ष्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा से गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से 2 टीलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक था पूर्वी टीला जिसे हम नगर टीला कहते हैं और एक पश्चिमी टीला जिसे हम दुर्ग टीला कहते हैं। हड़प्पा जो है उसकी स्थिति जो है वह मांटगोमरी या साहिवाल जिला है ना। मांटगोमरी पहले था, अब वर्तमान में इसका नाम साहिवाल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है।
हड़प्पा जो है वह रावी नदी के बाएं तट पर है। तो एच, देखिए इसको हमने ऐसे याद किया, एच आर, है ना, एच फॉर हड़प्पा, आर फॉर रावी नदी के किनारे है, और रावी नदी के किस किनारे पे है, तो आर फॉर होता है राइट, तो राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। तो यह कहाँ है, तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है ना। यहाँ से पीतल का एक इक्का बना हुआ प्राप्त हुआ है, ये तो हम बात कर चुके हैं, पीतल का इक्का बना प्राप्त हुआ है। बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 टीलों के साथ से प्राप्त हुई है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब मोहनजोदड़ो की। देखिए मोहनजोदड़ो जो है इसका सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। तो यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ से एक प्रमुख साक्ष्य प्राप्त जो कि है वृहद स्नानागार, यहाँ से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक, जो कि यहाँ का क्या है, सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। वृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। विशाल अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नृत्य रथ नारी की कांस्य मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पुजारी, जिसे हम योगी भी कहते हैं, पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सीपी की बनी हुई पटरी यहाँ से प्राप्त हुई है, और घोड़े के दांत जो हैं इनके भी अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से गीली मिट्टी पर सूती कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूती कपड़े के साथ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हाथी का कपाल खंड यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वह लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है ना, और यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसको हम इस प्रकार से याद करते हैं, जैसे MS धोनी नहीं है अपना, तो MS, तो M फॉर मोहनजोदड़ो और S फॉर सिंधु नदी, है ना। कहाँ है स्थित, सिंधु नदी या सिंध प्रांत में भी स्थित है, ठीक है। और यह सिंधु नदी के किस किनारे पर स्थित है, तो रावी था लेफ्ट पे, और जो हड़प्पा था रावी नदी के बाएं तट पर, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दाएं तट पर, तो ये MR, ठीक है। चलिए लोथल, तीसरा जो प्रमुख स्थल है वह लोथल है। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जैसे कि पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल जो है वह मोहनजोदड़ो, वह हड़प्पा सभ्यता के समय पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड यहाँ से प्राप्त एक प्रमुख साक्ष्य है। यहाँ से एक फारस की मुद्रा या सील प्राप्त हुई है। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। धान और बाजरे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब घोड़े की लघु मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। देखिए घोड़े के यहाँ से कोई उसके और साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सिर्फ घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। जो चौथा प्रमुख स्थल है वह है चन्होदड़ो। चन्होदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि यहाँ से एक मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई है। अलंकृत हाथी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। जो अलंकृत हाथी था वह संभवतः एक खिलौना था, है ना। यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वक्राकार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ है। 5वां प्रमुख जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह था कालीबंगा। तो कालीबंगा से दोस्तों, कालीबंगा जो है वह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटें 2 तरह की प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पक्की ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो कच्ची ईंटें हैं वह भवन निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता था, और जो पक्की ईंटें हैं इनसे केवल नालियाँ बनाई जाती थी। जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ही भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
यहाँ से एक चबूतरे पर अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त भी प्राप्त हुआ है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई प्राप्त हुई हैं, है ना। सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मृदभांड के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रमुख जो स्थल है वह है धौलावीरा। देखिए जो धौलावीरा है इसकी स्थिति क्या है, यह रन का कच्छ गुजरात में स्थित है। इसकी जो विशेषताएं हैं वह है कि यहाँ से एक आयताकार, यह जो था एक आयताकार नगर था, है ना। और जो नगर था वह 3 भागों में विभक्त था, आयताकार था और जो नगर था वह 3 भागों में विभक्त था। पहला भाग किला, दूसरा भाग जो मध्य नगर कहलाता था और तीसरा जो भाग था वह निचला नगर था। अगला प्रमुख स्थल सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा जो स्थित है इसकी वह कच्छ गुजरात में स्थित है। सुरकोतड़ा की जो विशेषता है या सुरकोतड़ा की विशेषता यह है कि यह नगर जो है दुर्गीकृत भागों में 2 दुर्गीकृत भागों में विभाजित था। पहला गढ़ी क्षेत्र और दूसरा आवास क्षेत्र। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से एक कब्रिस्तान से कलश समाधान प्राप्त हुआ है। ये सवधंत नहीं, यहाँ पे कलश समाधान होगा, ठीक है, समाधान की प्राप्ति यहाँ से हुई है। और यहाँ से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई, यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं सुरकोतड़ा से, ठीक है। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रमुख स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद की स्थिति क्या है, यह अहमदनगर जिला जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। दैमाबाद की विशेषता क्या है, यहाँ से सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल प्राप्त है। यह जो दैमाबाद है वह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है जैसे कि यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। सैंधव लिपि की एक मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से मृदभांड, तस्तरी और प्याले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनावली भी एक हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर है। तो बनावली जो है वह फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या थी कि यह जो है सैंधव संस्कृत के 3 स्तर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव, तीनों स्तर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से क्या था, सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। बनावली की जो सड़कें थी वह नगर को क्या है जो तारांकित भागों में विभाजित करती थी, इस प्रकार से विभाजित करती थी, है ना। ये तारांकित भाग होते हैं, इस प्रकार से सड़कें नगर को विभाजित करती थी। यहाँ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जैसे कि यहाँ से लाजवर्त तथा कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। हल की आकृति के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे का बाणाग्र प्राप्त हुआ है, मतलब एक बाणाग्र तांबे का बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ से मोहरे एवं बटखरे भी प्राप्त हुए हैं। रोपड़ भी एक प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल है। स्थित रोपड़ की क्या है कि रोपड़ जो है पंजाब भारत में स्थित है ना। रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वह है रूपनगर। रोपड़ का जो आज वर्तमान नाम है वह रूपनगर है। रोपड़ से जो प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जैसे कि यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू, यहाँ से जो रोपड़ है, रोपड़ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सैंधव सभ्यता में अगर पूछा जाए कहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह क्या होगा, वह होगा अपना रोपड़, है ना। रोपड़ से ही सेलखड़ी की मुहर प्राप्त हुई है। यहाँ से चर्ट के बटखरे प्राप्त हुए हैं। रोपड़ से मृदभांड तथा छुरा प्राप्त हुआ है। और रोपड़ से तांबे के बाणाग्र, एक तांबे का बाणाग्र बनावली से प्राप्त हुआ है, जबकि तांबे के कई बाणाग्र जो हैं वह रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। अब सैंधव सभ्यता जो है उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हैं। मान लीजिए कि यह जो है कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसको अब रिवाइज करने का समय है ना। तो चलिए रिवाइज करते हैं। बालाकोट, सैंधव सभ्यता कालीन नगर बालाकोट, जहाँ से सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए। मांडा से कांस्य से निर्मित पेचदार पिन प्राप्त हुई है। नवसारों से स्त्रियों के मांग के सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवसारों से, यह देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नवसारों से स्त्रियों के मांग के सिंदूर
के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल, जो लोथल है, लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ से एक वृत्ताकार चक्की थी, यहाँ से प्राप्त हुई है, इसके 2 पार्ट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बालाकोट से सीप की बनी चूड़ियाँ, देखिए ये जो है स्लाइड 2 बार लग गई है ना। सैंधव सभ्यता विशेष, जो सैंधव सभ्यता है उसमें कुछ विशेष बातें थी। सैंधव सभ्यता की जो विशेष बातें थी उसमें क्या था, यहाँ से कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था। कपास की खेती जो है भारत में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है ना। सैंधव सभ्यता के क्रय विक्रय या वस्तु विनिमय द्वारा, सैंधव सभ्यता में व्यापार जो है या लेन देन क्रय विक्रय जो है वह वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। मतलब यहाँ पर कोई करेंसी उस टाइम चलन में नहीं थी, क्योंकि सिक्कों का प्रचलन उस टाइम नहीं था, है ना। सैंधव सभ्यता के बाँट जो है वह मुख्यतः घनाकार थे और यह जो थे 16 के अनुपात में थे। मेलुहा की पहचान, जो मेलुहा सभ्यता है या मेलुहा जो शब्द है उसकी पहचान सिंधु सभ्यता से की जाती है। धातु मूर्तियाँ, जो धातु मूर्तियाँ थी इस काल में, वो धातु मूर्तियाँ लुप्त मोम या मधुशिष्ट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मिट्टी की मूर्तियाँ जो है वह पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी थी। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का हुआ है और उसके बाद ऊबड़ वाले बैल का अंकन दूसरे स्थान पर है। इस काल में प्रमुख खेल जो था वह पासा था। लोहे के ज्ञान का अभाव था। सैंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। स्वर्ण, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी उन्हें थी, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। देखिए मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है वैदिक काल से पहले था। भारतीय समाज में मूर्ति पूजा जो थी वह वैदिक समाज से पहले से ही प्रचलन में थी, है ना। शेर के अवशेष का अभाव था। सैंधव सभ्यता से शेर के अवशेष का अभाव है। शेर का अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। बाघ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर का अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि सैंधव सभ्यता से निम्न में से किस वस्तु का या किस पशु का अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर शेर अगर दिख जाए आपको तो शेर ही सही होगा, ठीक है। चलिए, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े का चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। सैंधव सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं से भी सैंधव सभ्यता में घोड़े का चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए सैंधव सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी, जो कि पशुपति शिव भी हम कहते हैं उन्हें, शिव की जो मुहर है, एक मुहर मिली है जिस पर योगी या पशुपति शिव की आकृति छपी हुई है। उस आकृति में शिव के बाएं और जो है वह 2 पशु हैं, जैसे गेंडा और भैंसा शिव के बाएं और अंकित हैं। शिव के नीचे, भगवान शिव के नीचे 2 हिरण अंकित हैं और भगवान शिव के दाएं हाथ में एक बाघ का चित्र है और एक हाथी का चित्र बना हुआ है। तो इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के पशु हैं, कुल 5 प्रकार के पशु हैं। और कुल अगर पशुओं की बात की जाए तो 6 हैं, क्योंकि एक ये 2 ये और 2 हिरण और 2 ये जानवर, तो 6 कुल जानवर हैं। लेकिन कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हिरण प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए, अब जो कुछ प्रमुख स्थल हैं और उनसे संबंधित उनका उत्खननकर्ता, सर्वेक्षक और खोजकर्ता, जैसे बनावली, तो बनावली का जो उत्खनन कार्य किया था वह आर.एस. बिष्ट ने किया था। धौलावीरा का उत्खनन का कार्य जे.पी. जोशी ने किया। रोपड़ के उत्खनन से बी.बी. लाल संबंधित है। सुक्ता गेंडोर का उत्खनन आर.एल. स्टाइन ने किया। हड़प्पा का उत्खनन कार्य जो है वह दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य राखालदास बनर्जी ने किया। चन्हूदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं एन.जी. मजूमदार। लोथल का उत्खनन कार्य एस.आर. राव ने किया। कालीबंगन का उत्खनन का कार्य अमलानंद घोष ने किया। तो दोस्तों यह थी हमारी आज का सेशन। यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दोस्तों अगर यह हमारी जो क्लास है या हमारा वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ऊर्जा है। हम जितनी भी मेहनत करते हैं वह आप लोगों से के वजह से ही कर पाते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा नया चैनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नया चैनल है, लेकिन हमें कुछ एग्ज़ाम्स का यूपी SSSC के और सेंट्रल गवर्नमेंट के कई एग्ज़ाम्स का अनुभव है। ठीक है, तो मैं उसी के आधार पर ये कंटेंट मैंने तैयार किया है, और जो चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं, जिनकी संभावना किसी भी एग्ज़ाम में पूछने की 99% से अधिक है, मैंने उन्हीं सिर्फ फैक्ट्स को इसमें सम्मिलित किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर ले लिया और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आंसर मोड में होगा, जो कि 1 लाइनर या उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी शामिल करेंगे, ये दोनों क्लासेस अगर आप ले लेते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि कोई भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 99.99% इससे बाहर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारा सेशन अच्छा लगा तो पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम नए ज़रूर हैं, हमारा चैनल छोटा है, लेकिन आप हमारा उत्साह हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे हम भी ग्रोथ करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।